हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो उसके तहत ये नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा सेट नंबर 16। इससे पहले 15 तक कवर कर दिए गए हैं, तो उसको आप देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। धुआंधार क्लास है और प्रैक्टिस सेट से ही सिलेक्शन होगा, ये तय है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम और नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है यहाँ पे। बाकी चीज़ें जो हैं, एग्ज़ाम एसएससी जीडी बहुत फॉर्म में चल रही है जीडी इस समय, तो 2 एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएंगे अब बैक टू बैक, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपी यूपीएसआई जो भी आगामी एग्ज़ाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और आप अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो फटाफट आप अपना आंसर सोचते रहिए, लिखते रहिए किस मतलब आपका कौन सा आंसर है, और अंत में आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। इसका जो जन्म दर है 1.47, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, है ना। सर्वाधिक जो है वो बिहार का है, और बिहार में जो है 2.79 करके है, ठीक है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा बिहार में है। जन्म दर यानी कि वहाँ पे अभी भी जन्म दर ज़्यादा है और केरल में सबसे कम है। तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल ही है ना। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बेहतर साक्षरता लक्षद्वीप में है। ये क्वेश्चन कई बार आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी केरल में जो है लिंगानुपात भी सबसे बेहतर है ना। लिंगानुपात सबसे अच्छा है केरला में ही, ठीक है ना। तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट बताइए। सार्क का मुख्यालय, अगर यहाँ पे एक और विकल्प होता तो थोड़ा सा आपके लिए, है ना, कठिन हो सकता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू में इसका सचिवालय मुख्यालय है ना। सार्क तो क्या हो जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना ढाका में 1985 में हुआ था, है ना। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें उस समय 7 सदस्य हुआ करते थे, 7 सदस्य, ठीक है ना। अभी कितने सदस्य हैं, अभी 2007 के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ करके हो गई है 8। तो प्रश्न बन जाएगा कि प्रश्न ये बहुत ज़्यादा बार बनता है कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है या दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, भारत के सभी पड़ोसी 2 लोगों को छोड़ करके, भारत प्लस पड़ोसी, ठीक है ना। और पड़ोसियों में हमें किनको छोड़ना है, छोड़ देना है चीन को और म्यांमार को, ठीक है ना। ऑब्लिक नहीं, प्लस कर दीजिए, कॉमा कर दीजिए, म्यांमार को, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी जो है भारत के पड़ोसी देश क्या है, सार्क के सदस्य हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे भारत हो गया, पड़ोसियों में हम बात करेंगे एक तरफ से। चलिए, तो भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल में तो उसका मुख्यालय ही है। उसके बाद हम श्रीलंका देख लेंगे, पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान के उपरांत मालदीव, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन हुआ, 8वां नंबर का हो गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को कब शामिल कर लिया गया, 2007 में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका बन जाता है, ठीक है। हेग से प्रश्न यूपी ने पूछा था पिछले एग्जाम में कि मुख्यालय द हेग में किसका है ना। तो द हेग में
विश्व न्यायालय का मुख्यालय है दहेग में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं, मैक्सिमम वित्तीय संस्थाएं, सबका मुख्यालय यहीं पर है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे सब वाशिंगटन डीसी में ज़्यादातर चीज़ें आपको अमेरिका में मिलेंगी। तो उसको छोड़ते नई दिल्ली में, जो अगर हम विश्व के पटल पे बात करें तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। अभी चल रहा था राष्ट्रमंडल खेल, है ना, तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर हम बात करेंगे, कह रहा है हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी, सबसे बाहरी, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें विकल्प भी आसान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक, ठीक है ना। देखिए हिमालय जो है, हिमालय 4 भागों में डिवाइड है। अगर हम बात करेंगे उसके विस्तार में, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ से, तो शिवालिक अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना हो तो शिवालिक, शिवालिक के बाद फिर आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद हम आ जाएंगे ट्रांस हिमालय में। 4 ये होते हैं और 4 भाग इधर से भी होते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको दिखाता हूँ। और ये देखिए ये सबसे बाद में इसका जो है उद्भव होता है। देखिए भौतिक संरचना के आधार पर उत्तर से दक्षिण में 4 भाग है, शिवालिक, मध्य और बृहद, फिर ट्रांस, मतलब इसको बृहद को ग्रेट हिमालय कहते हैं। और प्रादेशिक विभाजन अगर कहेगा, देखिए ध्यान से, भौतिक संरचनात्मक विभाजन ये 4 है, शिवालिक, मध्य और बृहद और ट्रांस, ठीक है। ऐसे ही पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, 4 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको मैप में अगर हम देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। देखिए पूछ लेगा कि हिमालय का वो हिस्सा जो सबसे नवीन बना है। देखिए सबसे पहले जो बना था महान हिमालय वाले हिस्से में ही हम देखेंगे ट्रांस महान हिमालय बने थे, जिसमें सबसे, देखिए महान हिमालय का 5000 के आसपास जो है औसतन ऊंचाई पाई जाती है, 5000 से ऊपर। फिर हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो वो लगभग जो है 4-4,500 के मीटर में औसतन ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है। और 2000 के आसपास ये औसतन ऊंचाई, हालांकि ये शुरू होती है 800 से, तो वो 800 आमतौर पे कहते हैं इसका जो है रेंज हो जाता है। फिलहाल हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि पहली सीढ़ी, इस वाले हिस्सों को हम शिवालिक कहेंगे, ठीक है ना, शिवालिक हो जाएगी। और उसके ऊपर हम आ जाएंगे तो मध्य हिमालय, ठीक है, एम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद, हालांकि ये थोड़ा सा मध्य हिमालय बन गया है मेरा महान हिमालय में, उसके बाद आता है महान हिमालय का नंबर, है ना, ग्रेट हिमालय। फिर सबसे लास्ट में ये वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय आ जाता है, ठीक है। तो हिमालय का विस्तार हम देखते हैं कहाँ से, हिंदू कुश से लेकर के, यहाँ से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, नीचे तक इसका विस्तार हम देखते हैं। किसका विस्तार? हिमालय का, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसका प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में है। संरचनात्मक 4, शिवालिक, मध्य, फिर महान और ट्रांस। सबसे बाद में शिवालिक का निर्माण हुआ है, सबसे नीचे वाले हिस्से का, है ना। फिर कहता है प्रादेशिक विभाजन, तो ये वाला हिस्सा पंजाब हिमालय, ध्यान से समझते रहिए, पंजाब हिमालय याद कर लीजिए, है ना, पंजाब हिमालय। उसके बाद ये हिस्सा आ जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। फिर ये पूरा हिस्सा आ जाएगा नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय, है ना। बचा हुआ इधर का हिस्सा इसे हम कहते हैं असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। बात समझ में आ रही है? तो प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कहते हैं ना कुमायूं गढ़वाल, तो पूरा उत्तराखंड वाला ये हिस्सा जो पड़ता है, कुछ उधर का हिमाचल का, ये सब हिस्सा जो है कुमायूं हिमालय में आएगा, ठीक है ना। फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, जगह के नाम से हमें कुमाई को थोड़ा ध्यान रखना, बाकी जगह के हिसाब से सब है, ठीक है ना। अच्छा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान की श्रेणी ये है, ठीक है ना, हिंद कुश पर्वत ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा पहाड़ियाँ आप देखेंगे दक्षिण भारत में पहाड़ियाँ होती हैं,
पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती हैं। पर्वत श्रृंखलाओं से प्रश्न क्या बन जाता है, देखिए हमारे भारत में 2 गौरव प्राप्त हैं पहाड़ों के हिसाब से। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, भारत नेपाल चाइना सब जगह अवस्थित है, तो हमारे भारत में भी अवस्थित है, सबसे नवीन, ठीक है ना। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वो भी हमारे पास ही है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो यहाँ से यहाँ तक आती है, समझ रहे ना। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी, ठीक है ना। और ये बलित पर्वत का उदाहरण है ना। और क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों और पर्वत में क्या अंतर है, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। तो देखिए जो 2000 से ऊंची, 2000 से ऊपर चले जाएं, 2000 तक जो पहाड़ रहेंगे या पहाड़ियाँ रहेंगी, तो 2000 से नीचे वाले जो पर्वत होंगे, पर्वत तो नहीं कहेंगे, पहाड़ियाँ ही कहेंगे उन्हें, वो पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो दक्षिण भारत में हम आमतौर पे देखते हैं कि हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, है ना, सतपुड़ा रेंज पहाड़ी, पर्वत नहीं पढ़ते हैं। लेकिन 2000 से जब प्लस में लोग जो भी पर्वत श्रृंखला चली जाएगी तो उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक परिभाषा है। हालांकि पठार में भी इन चीज़ों को हम देखते हैं, तो पठार तो उसकी संरचना कुछ अर्धवृत्ताकार टाइप की होती है, छिछला सा, है ना, ठीक है। पहाड़ी और पर्वत में शायद सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कह लिया जाता है। तो इसमें जो है बहुत कुछ करना ही नहीं है, आसान है, आराम से इसका आप आंसर कर पाएंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, भारत के पुनर्जागरण के जनक थे, दार्शनिक, है ना, समाज सुधारक। तो इसमें से सभी लोग दार्शनिक समाज सुधारक ही हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सबसे बड़े कामों में उनका सबसे बड़ा काम था 1929 में लॉर्ड माउंटबेटन और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा इत्यादि ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, कानूनन उसको समाप्त किया गया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बन जाता है। उसके बाद जो है ये 1900 नहीं लिखना है, 1800, ठीक है ना, 1800। उसके बाद जो है 1828 में इनका सबसे बड़ा काम ब्रह्म समाज, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज लंबे समय तक चलता रहा है, ठीक है ना। इसका इतिहास मैं पिछले किसी सेशन में बताया हूँ, तो आज तो फिलहाल रहने देता हूँ। ब्रह्म समाज और मिरातुल अखबार, ठीक है ना, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की इन्होंने बहुत सारे कामों में ये भी है, संवाद कौमुदी की पत्रिका 1900 लिख रहा हूँ, थोड़ा 100 साल का अंतर हो जा रहा है, 1821 में। और मिरात उल अखबार भी इनका जो है, मिरात उल अखबार, ये इनका 1822 में, ठीक है ना। ये इनके कामों में रहा है, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है ना। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और इन्हें इंग्लैंड भेजा था अपना पेंशन बढ़वाने के लिए। हालांकि जाते समय ही इनकी उसी समय देहावसान हुआ, तो वो ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कुछ उससे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो राजा की उपाधि मिली थी। और राजा राम मोहन राय को युगदूत के रूप में, यानी कि युगदूत कहा गया, है ना। उपमा से कई बार प्रश्न बनता है, युगदूत तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत के नाम से पुकारा, युगदूत कहा कि ये युगदूत हैं। किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारी उपाधियां जो हैं अलग अलग लोगों को दिए थे, उसमें से जो है गांधी जी को भी उन्होंने उपाधि दी थी, बापू कहे थे वो, है ना, बापू, राष्ट्रपिता, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं महात्मा फुले जी की। महात्मा फुले, ये थोड़ा सा सब इरेज कर दिया जाए, चलिए अच्छा ऐसे। महात्मा फुले ये भी समाज सुधारक थे, महिलाओं के शिक्षा में
और भी जो है अलग अलग काम में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो समाज सुधारक ही थे। और इनसे जो है सबसे बड़ा प्रश्न ये बन जाता है कि इन्होंने स्थापना की थी किसकी, तो इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर दिया जाए, ठीक है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इरेज हो गया। महात्मा फुले का जो काम रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, तो सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है ना, महात्मा फुले जी, ठीक है ना। तो ज्योतिबा फुले इनका नाम था पूरा, महात्मा की उपाधि इन्हें भी मिली है। एमजी रानाडे से कई बार प्रश्न बनता है, महादेव गोविंद रानाडे। दो लोग ऐसे हैं जिसमें से एक गांधी जी हैं, इसको थोड़ा सा सीरीज है पूरा, गांधी जी और जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। और उनके गुरु देखिए गोपाल कृष्ण गोखले भी हो जाएंगे, साथ साथ में तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक, इन दोनों के जो राजनीतिक गुरु हो जाएंगे, इनके गुरु और इनके भी गुरु, दोनों के गुरु एमजी रानाडे, ठीक है ना, महादेव गोविंद रानाडे जी हैं। तो ये सीरीज याद रखेंगे। बात क्या हो रही है, राजनीतिक गुरु की, ठीक है ना, राजनीतिक गुरुओं की बात हो रही है। तो राजनीतिक गुरु में आमतौर पर कहा गया, जब गांधी जी भारत में आए तो उन्हें राय मशवरा दिया गया कि पहले आप भारत में घूमिए, तो वो घूमते रहे 1-2 साल तक, खूब घूमे, चीज़ों को समझे, लोगों को समझ करके फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। तो गांधी जी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखेंगे, गांधी जी, जिन्ना जी के राजनीतिक गुरु गोखले साहब, और गोखले और तिलक दोनों जी के गुरु जो है महादेव गोविंद रानाडे जी हैं। महादेव गोविंद रानाडे से एक और प्रश्न बन जाता है, इनको जो है देखिए भारतीय पुनर्जागरण के जनक मोहन राय जी हैं, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पश्चिमी भारत के और जो पुनर्जागरण के जनक कहलाएंगे वो हो जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे जी। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो है, इन्हें जो है गुरुदेव कहा गया है, तो गुरुदेव की उपाधि तो गांधी जी ने दिया था इनको, ठीक है ना। और महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी जी को, और उन्होंने इनको बदले में गुरुदेव कहा था। सुभाष चंद्र बोस इन्हें बापू, महात्मा गांधी जी को बापू कहते, ठीक है, थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो भैया सबसे पहले इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1912 में। देखिए 1901 में नोबेल की जो है स्थापना होती है, और उसके बाद 1912 या 1912 ही होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। (1913) होना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और एशिया में, अभी इसको मैं देख रहा हूँ, एशिया में सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया गीतांजलि के लिए, है ना। और इन्होंने 2 राष्ट्र का, हालांकि उस समय तो उन्होंने सिर्फ रचना की थी, बाद में राष्ट्रगान बने, 2 देशों का राष्ट्रगान उन्होंने बताया था। 12 साल बाद है ये पक्का, 100%, इसको देख लीजिएगा। 12 साल बाद इन्हें पुरस्कार मिला था, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे 2 राष्ट्रों की, उन्होंने राष्ट्रगान लिखी थी। एक तो हमारे यहाँ जनगण मन है, ठीक है, हमारा अपना, ठीक, और एक है आमार सोनार। तो आमार सोनार कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश तो बना है कब, 1971 में, ठीक है। तो बांग्लादेश ने इसको अपनाया है, क्योंकि बंगाली भाषा में ही है आमार सोनार। और जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था सबसे पहले, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे।
और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आमतौर पे, तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, ये विकल्प दिखेगा आपको। हाँ, फटाफट अपना आंसर सोचिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। एस्चुरी वाली बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गोदावरी। 1450 है ना, 1450 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। बाकी जो है कम है। महानदी जो है वो भी 900 के आसपास ही है, और नर्मदा भी, ठीक है ना। तो सबसे लंबी गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की जो गंगा है गोदावरी को कहा जाता है। कई बार दक्षिण की गंगा के नाम से जो है कावेरी को कहा जाता है, देखेंगे इसको, क्योंकि एग्जामिनर ने इसको कई बार दक्षिण की गंगा, है ना, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ठीक, तो कावेरी आमतौर पर जल विवाद चलता है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद कई बार रहा है। और नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी हो जाएगी जो एस्चुरी बनाती है। सबसे लंबी नदी जो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ से नासिक से निकलेगी, महाराष्ट्र नासिक से गोदावरी, और यहाँ आके गिरती है। तो ये क्या बना रही है? डेल्टा ही बना रही है। फिर ये देखिए कृष्णा नदी है, विकल्प में तो वैसे कृष्णा थी भी नहीं। ये जो तुंग और भद्रा है, ये दोनों नदियाँ होती हैं। तो तुंग भद्रा पे हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में, ठीक है ना। तो इसी के बीच में 1336 में शुरुआत होती है, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। तो ये थोड़ा सा, फिर भीमा है, ये सब इसकी जो है कोयना भीमा कृष्णा की हो जाती हैं। कावेरी ये जो है ये जा रही है यहाँ पे, और ये दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण, जल विवाद का कारण बनी है। मुद्दा ये है कि सबसे लंबी नदी जो एस्चुरी बनाती है तो वो नर्मदा है, ठीक है ना, नर्मदा। और तापी जो है या ताप्ती जो है वो सतपुड़ा से, ये देखिए विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा नदी। कई बार पूछता है कि वह कौन सी गैर डेल्टाई नदी है, सबसे लंबी गैर डेल्टाई नदी कौन सी हो जाएगी? तो डेल्टाई जो नदियाँ इधर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं, और इधर गिरने वाली एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती, और इधर हम देख लेंगे और केरला के अंदर जो है केरला के अंदर नदी हो जाती है पेरियार, ठीक है ना। ये सब नदियां हैं, छोटी छोटी और नदियां हैं, ठीक। अच्छा, एक अब आए हैं तो लगे हाथ एक और चीज़ याद रख लीजिए आप लोग। जो माही नदी है जो एमपी से निकलती है और कर्क रेखा को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। कर्क रेखा को दो बार जो है डिवाइड करती है ये, ठीक है, माही नदी, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर कर्क रेखा को दो बार काटती है माही, ठीक। राजस्थान वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं जाती है, फिर लौट के गुजरात की तरफ आ जाती है, ठीक है। एक नदी जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है तो कांगो नदी या जायरे नदी, है ना। दोनों नदियाँ आमतौर पे उनका नाम क्या जायरे या कांगो कह लेते हैं, होती वो दोनों का जैसे यहाँ पे तुंग और भद्रा है, इस तरीके से ही, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा को काटती है दो बार वो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ठीक दिख रहा ना, कह रहा है कि किस निम्न में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? क्या हम उसमें मिक्स कर दें कि इस स्टील में जो है कठोरता आ जाए? ध्यान से समझिए, जब हम स्टील बना रहे होते हैं, लोहा बनाते हैं, तो लोहा हम पहले अयस्क से उसका सांद्रण कर लेते हैं, है ना। और लोहे में फिर अपने अनुसार हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अशुद्धियों का मतलब एक कोई एलिमेंट, तत्व, धातु, उसके बाद हम कुछ दूसरा उसमें मिक्स करते हैं, उसे हम अशुद्धियाँ कह लेते हैं, है ना। जैसे हिंदी में हम विकार शब्द कहते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो स्टील बनाते समय हम शुद्ध लोहे में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, है ना, और तब वो जाकर के स्टील बनता है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ हम जो मिलाते हैं, मतलब जो सबसे बेहतर बनाता है
स्टील, तो क्रोमियम और निकिल, ठीक है ना। क्रोमियम और निकिल मिलाएंगे लोहे में तो बढ़िया स्टील बनेगा। लेकिन हमें कठोरता, उसमें बेहतर कठोरता चाहिए, तो हम क्या मिलाते हैं, इसमें तो ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है और इससे कठोरता नहीं आती है, स्टील बेहतर बनता है। हालांकि कठोर, जब स्टील होगा तो कठोर होगी, लेकिन कठोरता बढ़ाएंगे तो हम कार्बन की मात्रा बढ़ा लेते हैं। सामान्यतया हम कार्बन की मात्रा 3% तक बढ़ा सकते हैं, है ना, अधिकतम 3% तक। तो 0.3%, 1%, आधा %, इस टाइप का कुछ हम मिक्स करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की जो कठोरता हम बढ़ाते हैं कार्बन मिला करके। बाकी जिंक, टिन, ये सब मिला लेंगे तब भी हम स्टील प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सबसे बेहतर क्वालिटी का स्टील हमें क्रोमियम, निकेल और कार्बन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। जिंक से कई बार, जिंक जो है, जिंक से कई बार प्रश्न बनता है, क्या बन जाता है, जो धान में खैरा रोग लग जाता है ना, तो खैरा रोग लगता है वो किसकी कमी से, जिंक की कमी से, है ना। और जिंक से गैल्वेनाइजेशन जब हम कराते हैं, जैसे किसी धातु, किसी औजार हथियार पर हम जब उसे कहते हैं ना गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनीकरण, तो भी जिंक से ही करते हैं, ठीक है। लेड, शीशा, ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखाता है नर्वस सिस्टम के लिए। और ये इनका, शीशे का जो है, शीशे का उत्पादन आमतौर पे किससे होता है, वाहनों से लेड का निष्कासन होता है, हानिकारक होता है ना। बाकी कई बार ये कहता है, फिर थोड़ा साइंस में चलेंगे, वैसे है तो साइंस ही, तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके, लेड और टिन मिला के, है ना। देखो कई बार प्रश्न बन जाएगा, अगर आप लोगों को याद है तो बताइए, लेड और टिन से मिल करके क्या बनता है, विद्युत फ्यूज तार जो होता है पतला सा, तो वो इसी का होता है। घरों में फ्यूज तार लगाते हैं जब भी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो, है ना, स्पार्क या कुछ ऐसा होने लग जाए तो ये जल जाता है ना। तो उसमें वो किसका मिश्रण होता है, फ्यूज तार। घरों का जो फ्यूज तार होता है वो लेड और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी गुड। इसमें अभिकेंद्री बल अगर विकल्प होता तो भी तो आप लोग कर ही लेते, उसमें क्या दिक्कत है। अपकेंद्री बल पर जो है कपड़े धोने का मशीन जो है, कपड़े धोने की मशीन काम करती है। बाकी इसमें विसर्जन, अपवहन, उत्क्रमण कोई मतलब ही नहीं था इसमें, है ना। बात हम अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल को देखते हैं। तो अभिकेंद्री बल का सीधा सा मतलब क्या होता है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल का मतलब होता है केंद्र की ओर खींचे, जो है ना, केंद्र की ओर आकर्षण, बस इतना समझ लो, केंद्र की ओर। और ये केंद्र से बाहर, है ना। अब यहां से प्रश्न क्या क्या बनता है, ध्यान से समझिए, इन दोनों से प्रश्न क्या बनता है। अभिकेंद्री बल आमतौर पे कोई वाहन चालक या कोई भी साइकिल कुछ भी चला रहे हैं आप, तो चलाते समय, अब तो हालांकि जीडी उडी में तो पूछ ही लेगा, उस टाइप के प्रश्न बनने ही बंद हो गए हैं। मोड़ पे वो झुकाव लेता है तो किस लिए, या वहाँ पर बल कौन सा लगता है, अभिकेंद्र बल, क्योंकि केंद्र की ओर झुक रहा है ना, तो केंद्र की ओर आकर्षण, ठीक है ना। और अभिकेंद्र बल से आमतौर पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो ग्रह हैं, ग्रहों से अन्य ग्रहों का जो एक फिक्स ऑर्बिट होता है, तो ये इसमें कौन सा बल लगता है। देखो एग्जामिनर ने किसी एक एग्जाम में मैं देखा हूं कि सिर्फ अभिकेंद्री बल ऑप्शन में दिया था। वास्तव में यहाँ पे दोनों बल लगते हैं, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल सामान्यतया गति की वजह से लगता है, सामान्यतया गति की वजह से अपकेंद्री बल लगता है, मतलब जो केंद्र से बाहर की ओर धक्का दे, है ना, बाहर की ओर ले जाए। तो जो पिंड गति अवस्था में है, चूंकि निर्वात है, वहां पे क्या है, कोई भी बाहरी बल लग ही नहीं रहा है ना। गति विषयक प्रथम नियम या न्यूटन का जड़त्व का नियम यहाँ पे फॉलो है, जड़त्व के नियम पर ही आधारित है
सभी पिंड, उपग्रह, ग्रह सभी जो अपने अपने फिक्स में ऑर्बिट में फिक्स हैं जड़त्व के नियम की वजह से, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल काम ही नहीं करता है, तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, वो अपनी अवस्था में बने रहते हैं, जिस स्पीड में है चलते जा रहे हैं, है ना। नहीं तो आप सोचिए अगर ऐसा होता, कोई भी वायु होती निर्वात की जगह, मतलब कुछ है नहीं वहाँ पे, अगर ऐसा होता वायु होती कुछ भी होता तो थोड़ी रुकावट होती है ना, क्योंकि फोर्स लगता, बाहरी बल लगता। तो हमारी पृथ्वी क्या है अभी कितने समय में चक्कर लगाती है? 365 दिन और हाँ 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड इतना। और आप देखेंगे हर साल उतने में ही चक्कर लगाती है, यानी कि किसी दिन मन हुआ नहीं छोड़ो यार इस बार जो है 368 दिन लेंगे ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जड़त्व का नियम है या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। तो मुद्दा ये है कि भाई अगर गति अवस्था में है तो गति के बाद जैसे आप धागा बांध के कोई ऐसा पिंड घुमाइए, अगर वो धागा कट जाए तो पिंड बाहर की ओर चली जाएगी। तो धागा अभी अभिकेंद्र बल है, समझने के लिए, है ना। जैसे इन दोनों के बीच आकर्षण बल है तो अभिकेंद्र बल है, लेकिन उस गति से अपकेंद्र बल लगता है। तो सामान्यतः अगर सही से आंसर विकल्प आएगा तो दोनों रहेंगे ग्रहों के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन किसी एक एग्जाम में सिर्फ मैं अभिकेंद्र बल देखा था, इसलिए मैं उसको भी बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तभी तो फिक्स रहेंगे। सिर्फ अभिकेंद्र बल लगे, सिर्फ आकर्षण लगे, तब तो सिमट ही जाएगा, चिपक ही जाएगा ना। तो फिलहाल अपकेंद्र बल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल, दही से मक्खन निकालना अपकेंद्र बल। कई बार कहा जाता है कि जो रजाई होती है उस पर डंडे से मारने पर, कंबल या रजाई से, उसमें जो कण निकलते हैं वो भी अपकेंद्र बल नहीं, वहाँ पे जड़त्व होता है, आमतौर पे जड़त्व भी कहते हैं, है ना, वहाँ तो जड़त्व होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आमतौर पे बनते हैं, ठीक है। तो ये तो सामान्य है, थोड़ा सा इजी सा प्रश्न है। कह रहा जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? लिंगानुपात का अर्थ क्या होगा? हाँ, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यही है ना। हाँ, अरे ये तो 100 है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ये सही है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अभी क्या है, अभी भारत की जो है लिंगानुपात कितनी है? 943। तो हम सिर्फ कहते हैं भारत की लिंगानुपात क्या है? 943। मतलब हम समझ गए हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 943 है, समझ रहे ना। वैसे यूपी की और भी कम है, 912, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, हर बार फैक्ट थोड़ी याद रखना होता है, लॉजिकल तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा। और ये भी कौन सा लॉजिक है? हाँ, केरल में 1084 है वहाँ लिंगानुपात, वहाँ पे अभी तो अब जब तक नई वाली ना आए तब तक तो हम हरियाणा ही कहेंगे। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार, ये देखो ये तो पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है एकदम से, आप लोगों का आंसर आराम से आना चाहिए। फटाफट आप लोग भी अपना आंसर देखते रहिए, है ना। कितना बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है ना, अनुच्छेद 21 में ही तो है ना। गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, ये सब क्लॉजेज में बातें कही गई हैं। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपने कमरे में हैं और कोई ताका झांकी करे, अगर कर रहा है तो अनुच्छेद 21 का हनन कर रहा है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ें हैं, रात में पुलिस वाले आ गए तब भी अनुच्छेद 21 का हनन कर रहे हैं, भाई सोने दो, है ना। अच्छी नींद का भी अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है। ये सभी मतलब एक सामान्य से हम कह देंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सब उसी में समाहित है, निजता का अधिकार सब उसी में समाहित हो गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 19, चलो अच्छा सबको देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 से शुरू करें। अनुच्छेद 18 में क्या है?
उपाधियों का अंत, उसको उधर कर दो, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, कि शिक्षा और सेना को छोड़ करके बाकी सभी उपाधियों में, मतलब बाकी सभी उपाधियां जो हैं, उपाधियों का अंत कर दिया गया है ना। शिक्षा में जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, पीएचडी आपने किया तो डॉक्टर नाम आगे लगा है तो उपाधि ही तो है। मेजर, कर्नल, है ना, लेफ्टिनेंट, ये सब उपाधियां होती हैं तो ये मिलेंगी, है ना। लेकिन अन्य उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। ठीक, अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? वाक आदि की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की स्वतंत्रता, आप अपनी बात रख सकते हैं। अनुच्छेद 19A कई बार पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता 19A में है। अनुच्छेद 20 क्या है? हाँ, दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक है ना, दोष सिद्धि का अधिकार अनुच्छेद 20 में है, ठीक है, दोष सिद्धि, ठीक है, दोष सिद्धि का अधिकार है। बाकी वैसे फटाफट अगर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मौलिक अधिकार अगर देखना चाहो तो, पूरा नहीं तो कम से कम 2-4 तो देख ही लो। 12 में मौलिक अधिकार का जो है हम जानते हैं, भाग 3 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार हैं इसमें, ठीक है ना। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ली है, तो 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा है। ऐसे ही फटाफट ओरल बात कर लेते हैं। 13 में मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली निधियों को खुद ही जो है उसको अल्पीकरण कर देगा या उनको निषिद्ध कर देगा। फिर शुरू होती कहानी 14 से। 14 में क्या है, समता का अधिकार शुरू होता है ना, 14 से 18 तक। तो 14 में क्या हो जाएगा? मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है ना। तो समता में पढ़ रहे हैं तो समानता ही देखेंगे, तो कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, ये बात कही जाती है। अनुच्छेद 15, हाँ, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर 16 में लोक नियोजन के संदर्भ में सबको समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17, है ना, स्पर्शता का अंत कर दिया गया। मैं आसानी से याद कराया था कैसे सबको याद करना है, ठीक है, आप लोगों को याद भी है, अच्छा है। चलो अब छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंतिम प्रश्न, है ना, अंतिम प्रश्न, अरे लिखा नहीं है, हाँ, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? देखो, डायरेक्ट यदि आपको आंसर नहीं पता है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लीजिए, है ना। तो इसमें एलिमिनेशन ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपको डायरेक्ट याद ही हो। सी, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए। थॉमस रो और विलियम हॉकिंस, ये इसके पिताश्री के समय काल में आए थे, अब्बू जान के समय में, है ना, जहांगीर, ठीक है ना। और इब्न बतूता आया था, ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को मतलब अफ्रीका से आया था, ठीक है। तो ये किसके समय काल में आएगा? ये बहुत पहले आया है, अर्थात कब, मध्यकाल भारत में। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो डायरेक्ट चलो पूरा लिखना पड़ेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, तुगलक के समय काल में आया था। तो बचा कौन? मनुची, तो मनुची ही क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में जो आया था, है ना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, इसने अपने राज्य में बड़ा स्थान दिया, काफ़ी जो है। हाँ, पुस्तक का नाम क्या है? हाँ, गुड, हाँ हाँ, इंडिका तो मेगास्थनीज की है। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? एक रहला है, एक हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही, वो तो फिरोज शाह तुगलक की है, हाँ, तारीख ए फिरोज शाही,
तो इसमें इब्न बतूता की क्या है? और तारीख है फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक खुद ही लिखेगा। इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। और बहुत लंबे समय तक बलवन से लेकर के सोचिए, बलवन किस में है? गुलाम में है। बलवन गुलाम में है। गुलाम के बाद कौन सा वंश आएगा? अरे मध्यकाल भारत में क्या होता है? मैं तुम लोग कहते गुल खिले तुम शायद लोगे, यही ना? तुम शायद लोगे, तो इस चीज को समझिए। ये गुलाम वंश हो गया, मामलुक भी कहते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, 3 वंश के शासनकाल में रहा था तुगलक वंश। इन तीनों के शासनकाल में रहा था। कौन था? चलो ये थोड़ा अच्छा रहेगा, कम से कम आप लोगों को सोचने के लिए दे दिया जाए। बलवन से कहानी शुरू होगी। तो रचनाकार का नाम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप भी लोग कमेंट करिए। फिलहाल इसका आंसर हो गया कि नहीं? हाँ हो गया मनोज जी, ठीक है ना? कुछ चीज़ें कम से कम आप इससे कॉन्शियस रहेंगे, आप लोग भी कमेंट करिएगा, ठीक है? क्या है इसका आंसर? बहुत आसान है। कई बार पूछता है कि इतने लंबे समय तक रहा तो कौन? ठीक है, ये मैं कई बार बताया हुआ हूँ, हालांकि ग्रेजुएशन में बीए फर्स्ट ईयर में है ये। ठीक है, तो जो लोग बीए फर्स्ट ईयर वाले हों तो जानते ही हैं, मैं खुद ही क्लास में कराया हूँ लेक्चर के दौरान। चलिए, तो अभी इस वीडियो पे इस प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहीं रोका जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, हैं? अब कमेंट में ही बताना। चलो कम से कम दिमाग में आया कुछ तो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।